ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत। मानव का उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक है आज फिर से। इससे पहले हम मानव की वृक्क, नेफ्रॉन की बाहरी संरचना और उत्सर्जी पदार्थों के विभिन्न प्रकारों के बारे में पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज मेरा जो टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, यानी वृक्क की उत्तकी औतिकी, यानी नेफ्रॉन यानी वृक्क के अंदर किस किस प्रकार के ऊतक भाग लेते हैं, इसकी विशिष्टता क्या है और साथ ही में उनके कार्यों को भी संक्षिप्त में बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती कक्षा में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन की सामान्य संरचना में पहली संरचना मेलपीजियनकाय होती है, जिसमें ग्लोमेरुलस, आधार कला और उसके अलावा उसको घेरे हुए दोहरी कला वाला बोमेन कैप्सूल होता है। उसके बाद में दूसरा इसकी ग्रीवा थी। ग्रीवा की संरचना ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, ये इसी का एक्सटेंशन है, इसी का प्रसार है मेलपीजियनकाय का, जो थोड़ा सा ही होता है। उसके बाद में इसकी समीपस्थ नलिका होती है। समीपस्थ नलिका कुंडलित और फिर सीधी होती है। अब सीधी नलिका का कई बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, परंतु चूंकि जो प्रारंभिक जो हेनले लूप से पहले की कुछ भुजा जो सीधी होती है उसकी संरचना समीपस्थ कुंडलित के समान होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं समीपस्थ सीधी नलिका। इसके बाद में हेनले लूप होता है, इसमें आरोही और अवरोही, आरोही के अंदर पतली और मोटी भित्ति वाली संरचना होती है। फिर उसके बाद में दूरस्थ नलिका। दूरस्थ नलिका अगेन कुंडलित और सीधी प्रकार की होती है, जो जंक्शनल ट्यूब्यूल के माध्यम से संग्राहक नलिका, संग्राहक से बेलिनी डक्ट, बेलिनी डक्ट से माइक्रो कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स और फिर पेल्विस तक संबंध रखती है। तो यहाँ पे बता दूं, नेफ्रॉन की संरचना इस कलेक्टिंग डक्ट से पहले दूरस्थ कुंडलित नलिका तक ही होती है। इसके आगे का भाग जो है सहायक होते हैं, जो मूत्र को इकट्ठा करने में मदद करते हैं, परंतु जो नेफ्रॉन जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वृक्क की, तो उसकी मुख्य संरचना में हम इन्हीं संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 मेलपीजियनकाय, दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले लूप की आरोही और अवरोही भुजा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम लेंगे मेलपीजियनकाय, मेलपीजियन बॉडी। इसकी संरचना में ग्लोमेरुलस, आधार कला और बोमेन सपोर्ट की दोहरी भित्ति होती है। आप देख सकते हैं, ये जो दोहरी भित्ति वाला बोमेन सपोर्ट, ये इसकी ग्लोमेरुलस, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बीच में आधार कला होती है, जो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर और इसकी भीतरी झिल्ली, जो बोमेन सपोर्ट की जो भीतरी दीवार है उसके द्वारा बनी होती है, उसके बीच में होती है। बोमेन सपोर्ट की दोनों गुहाओं के बीच में एक कैविटी होती है, जिसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेट आता है, जिसको बोमेन कैप्सूल कैविटी भी कहते हैं, अवकाश भी कहते हैं। ग्लोमेरुलर कैप्सूल के चारों ओर ये जो अवकाश होता है गिरा रहता है। इस प्रकार से आप आगे देखते हैं, बोमेन सपोर्ट जो है दोहरी दीवार वाला होता है और इस कैप्सूल में अतिशाखित रक्त केशिकाओं का गोल गुच्छा है। ये रक्त केशिका ग्लोमेरुलस का गोल गुच्छा है, उसके चारों ओर कपनुमा दोहरा आवरण वाला है। इस ग्लोमेरुलस के अंदर वास्तव में ये मोटी भित्ति की, मोटी दीवार वाली या मोटी डायमीटर, मोटे व्यास वाली एफरेंट अभिवाही रक्त धमनी आती है रक्त लेकर, और इस कप के अंदर बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाएगी और अंततः वो सारी शाखाएं मिलकर एक पतली, तुलनात्मक पतली, एफरेंट की तुलना में पतली इफरेंट आर्टेरियल बनाती हैं। इसकी संरचना आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, एक मोटी पाइपलाइन आई और फिर वो इकट्ठी होकर पतली में बदल गई। तो आप समझ सकते हैं कि जब पतली होगी तो यहाँ पर जो रक्त ज़्यादा मात्रा में आएगा, आगे कम जाएगा, तो इस क्षेत्र में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण ही रक्त वाहिनी की दीवारों से कुछ पदार्थ बाहर निकलेंगे और वह पदार्थ छन करके अल्ट्रा फिल्ट्रेट होकर इस
बोमेन संपुट की गुहा में आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर बना वो किस कारण से बना? मोटे व्यास वाली रक्त लाने वाली अभिवाही धमनियां, जबकि इससे बाहर रक्त को बाहर निकालने वाली पतली व्यास की अपवाही धमनियां ग्लोमेरुलस को छोड़ती हैं। तो इनकी व्यास में अंतर के कारण यहाँ पर रक्त का दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे क्या बढ़ता है आगामी वीडियो में हम देखेंगे। इस प्रकार से बोमेन संपुट के अंदर आप देख सकते हैं अभिवाही और अपवाही धमनी के बीच व्यास का अंतर के कारण ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टेटिक दबाव उत्पन्न होता है, असाधारण रूप से बढ़ता है। इसी कारण से मूत्र का जो निर्माण होता है उसका प्रथम चरण अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परानिस्पंदन संपन्न होता है। यहाँ पर टॉपिक केवल भौतिकी का है, तो हम केवल उत्तक की संरचना का अध्ययन करेंगे और इसीलिए मैं यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात ज़्यादा नहीं करूँगा। दूसरा है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट इस डायग्राम आप देख सकते हैं, ये कपनुमा है। इसको अपन और गहराई से आगे वीडियो में आगे की स्लाइड में देखते हैं। ये कितने स्तर का है? 2 स्तरीय दीवार का है। बाहरी दीवार जो पैराइटल और भीतरी कौन सी? विसरल है। द कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर 2 लेयर वॉल नेमली विसरल एंड पैराइटल लेयर। बाहरी जो परत है वह स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्क्वेमस मतलब शल की, पतले शल्क नुमा, जबकि भीतरी जो है वह विशेष प्रकार की पोडोसाइट कोशिका से बनती है। ये कोशिका कैसी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम कैसी होती है? हम आगे का वीडियो आगे की स्लाइड देखते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखिए ये जो बाहर की दीवार है इसकी, ये शल्की है। शल्की मतलब जैसे प्याज की छिलके जैसी पतली, जिसकी दीवार जो है अत्यंत ही मोटाई जो है अत्यंत ही पतली होती है, चपटी होती है ये कोशिकाएं। यानी बाहरी दीवार जो तो है बोमेन संपुट की, और किसकी बनी है? शल की उगती है। परंतु भीतर आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी विशेष प्रकार का कोई लेयर नहीं है, लेयर नहीं है, परंतु फिर भी लेयर बनती है। वो कैसे? एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिनको कहते हैं पाद कोशिका। पाद कोशिका कैसे होती है? इस सेंटर में उसकी बॉडी होती है, इसके चारों ओर प्रवर्ध निकले होते हैं और ये इस तरह से चारों ओर प्रवर्ध निकले रहते हैं और ये प्रवर्ध रक्त कोशिकाओं को चारों ओर से इस तरह से बांधे रहते हैं जैसे कोई उसको हाथ से पकड़ रखे हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी एक कोशिका है, पाद कोशिका। ये इसकी विभिन्न प्रवर्ध है और प्रवर्ध पे बहुत सारे, इनको कहते हैं पाद प्रवर्ध। ये पाद प्रवर्ध ऐसे रहते हैं जैसे पाइप को आप अंगुलियों से पकड़ते हैं, 5 अंगुलियों अंगूठे से, और बहुत सारे हाथों से पाइप को पकड़ा जाए तो किस तरह से अंगुलियों के बीच में छोटे छोटे अवकाश रहेंगे, वैसे ही आप देख लीजिए ये बहुत सारे प्रवर्ध और उनके उप प्रवर्ध भी निकले रहते हैं और इन उप प्रवर्ध आपस में फिरते हैं, उनके बीच में आप यहाँ पे अवकाश देख सकते हैं। इन अवकाशों को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, यानी जहाँ से छिद्रण होता है। इन पाद कोशिकाओं के आपस में पाद प्रवर्धों के उलझने के बावजूद भी कुछ अवकाश रह सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल कलर के जो अवकाश हैं वह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इस भाग के नीचे आधार कला होती है। आधार कला आप देख सकते हैं, ये जो भीतरी परत है पैराइटल के बाद में विसरल, बाहरी शल्की, भीतरी पैराइटल के बाद में विसरल, जो पोडोसाइट की बनी है, और पोडोसाइट के नीचे वोमेन संपुट की भीतरी दीवार और रक्त केशिकाओं की जो एंडोथीलियल है, ये एंडोथीलियल आप देख सकते हैं। ये क्या है? एंडोथीलियल। एंडोथीलियल और ये पोडोसाइट के बीच में यहाँ पर ये जो लाइन वाली है ना, ये जो दिख रही है कोशिकाएं, जो परत है वह वास्तव में कौन सी है? आधार कला। ये देख लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये 3 लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन की आप इस तरह से कह सकते हैं कि इस दीवार में यहाँ पे 3 लेयर संरचना होती है। भीतरी एंडोथीलियल परत, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर पोडोसाइट की ये प्रवर्ध की विसरल परत। ये तीनों लेयर जो हैं एक ट्रायो बना के एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं, छलनी का निर्माण करती हैं। ये छलनी कैसे काम करती हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर मैंने पहले ही बता दिया कि 3 लेयर हैं, भीतर ग्लोमेरुलस, बाहर बोमेन संपुट की दीवार और उनके बीच में आधार कण। इन तीनों के मिलने से एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर का निर्माण होता है। ये एक तरह से छलनी का काम करता है। अब इस छलनी में किसके छिद्र सही बने होते हैं, किसके छिद्र काम के नहीं होते हैं, इसके बारे में ढंग से देखते हैं। सबसे पहले एंडोथीलियल परत, मैं इस डायग्राम को दिखाता हूँ आपको। इस डायग्राम में जो एंडोथीलियल रेड कलर की रक्त वाहिनियों की भित्ति है, ये इस डायग्राम आप देखेंगे तो ये रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियल कोशिका है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे छिद्र दिख रहे हैं आपको। ये छिद्र वास्तव में एंडोथीलियल के अंदर मौजूद होते हैं और यहाँ से रक्त छना जा सकता है। चूंकि इनके आकार बड़े होते हैं, ये प्रभावी बैरियर नहीं होते। इसके बाद में इसके ऊपर परत होती है आधार कला, और उसके बाद में ये जो स्लिट्स है पोडोसाइट के बीच के वो। तो एंडोथीलियल की बात करें, उसके अंदर हम देख सकते हैं एंडोथीलियल परत एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर स्थित होती है। एंडोथीलियल परत की जो कोशिका है, एक दूसरे से दूर दूर एंडोथीलियल कोशिका होती है, उससे मिलकर बनी होती है। और उन दूर दूर होने के कारण इनके बीच में जो छिद्र है वह भी काफी पर्याप्त बड़े होते हैं, जिसके कारण ये इस फिल्ट्रेट जो है आसानी से इसको पार कर सकता है। इसलिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रभावी बाधा उत्पन्न नहीं करती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिस्पंदन की क्रिया में ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोटे छेद वाली छलनी है, जिसमें से अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ कई काम के पदार्थ आराम से पार कर सकते हैं, परंतु आगे पार क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका कारण है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बाद में एंडोथीलियल के बाद में जो आधार कला है उसकी का। आप बेसमेंट मेम्ब्रेन देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लू कलर की है 1 2 3 बी बिंदु जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यह काफी सूक्ष्म पोरों को ही धारित करती हैं, ज्यादा बड़े पोर नहीं होते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर की दिख रही है वह एंडोथीलियल की कोशिकाओं के बीच में अवकाश है, उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये तुलनात्मक आप देखेंगे तो एंडोथीलियल के छेद बहुत बड़े हैं। इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर की है ये पोडोसाइट्स हैं। पोडोसाइट के अंदर भी बीच बीच में काफी बड़े अवकाश होते हैं, ये वाले अवकाश, जहां से भी फिल्ट्रेट बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की ही बात करूंगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन आधार कला में जो निर्माण होता है, इसका निर्माण ग्लाइकोस एमिनोग्लाइकेन और हेटेरोपोलिसैकेराइड होता है। इसके अलावा हेपेरॉन सल्फेट होता है और कोलेजन 4 फाइबर, इनके द्वारा बेसमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। इसकी जो 3 लेयर है, लेमिना एक्सटर्ना, लेमिना इंटरना, लेमिना डेंसा, ये तीनों लेयर इन 3 पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेन, हेपेरॉन सल्फेट, कोलेजन 4 फाइबर। आप जानते हैं सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, SO4-2, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए यह एनायन प्रोटीन को रोकती है, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है आयनित अवस्था में। सामान्यतः जो ह्यूमन के प्रोटीन है उनके ऊपर सामान्यतः माइनस चार्ज है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो प्रोटीन इस झिल्ली को पार नहीं कर सकते, क्योंकि भीतर से जब प्रोटीन आएंगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज के कारण प्रतिकर्षण महसूस होगा। इस कारण से ये एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल अवरोध का काम भी करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो कोलेजन 4 फाइबर और ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेन है वह तंतु में होते हैं। उन तंतुओं के कारण एक जालनुमा संरचना बनती है, तो वह एक जाली नेट की तरह कार्य करेगी और उस नेट से भी भौतिक अवरोध का काम करेगा। जिस तरह से छलनी भौतिक अवरोध की तरह हम जो दूध चाय लेते हैं उनको छानती हैं, इसी प्रकार से बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो भौतिक संरचना है जो कोलेजन 4 फाइबर और ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेन के तंतुओं के कारण बनती है, इसके कारण भौतिक फिल्ट्रेशन भी होता है। इसके अलावा विद्युत अवरोध के रूप में सल्फेट आयन भी काम करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 प्रकार से फिल्टरिंग करते हैं।
फिजिकल फिल्ट्रेशन और इलेक्ट्रिकल चार्ज के बेस पे फिल्ट्रेशन, जो कि एनायनिक प्रोटीन्स को क्रॉस नहीं करने देगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभावी कौन सा है फिल्टर। देख लीजिए, एंडोथेलियल जो सेल्स हैं वह तो काफ़ी दूर होती हैं, काफ़ी दूर होने के कारण इनका जो स्पेस के कारण ये प्रभावी बाधा नहीं देती हैं। इसी प्रकार से ये जो अवरोध हैं पोडोसाइट्स के प्रवर्धों के बीच में, वह भी बढ़ा है, वो भी प्रभावी अवरोध नहीं देती है। तो प्रभावी अवरोध वास्तव में बेसमेंट मेम्ब्रेन ही देती हैं, जो फिजिको इलेक्ट्रिकल होता है। तो इस प्रकार से हम सार रूप में कह सकते हैं कि जो फिल्ट्रेशन का कार्य है वह मुख्य रूप में केवल और केवल बेसमेंट झिल्ली द्वारा ही फिल्ट्रेशन की क्रिया में एकमात्र बाधा प्रस्तुत की जाती है। वही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जबकि पोडोसाइट हैं, उनके पाद प्रवर्धों में बहुत बड़े बड़े अवकाश होते हैं, जिसके कारण फिल्ट्रेट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बड़ी आसानी से निकल जाता है और ये प्रभावी अवरोध की तरह कार्य नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया में मुख्य अवरोध के रूप में बेसमेंट मेम्ब्रेन ही मुख्य उपयोग काम करती है, अन्य जो है इतना प्रभावी नहीं है। चौथी प्रकार की जो ग्लोम इसके अंदर संरचना मेजेंजी, ये हम इस ऊपर के चित्र में नहीं बताई थी, परंतु जो ग्लोमेरुलस की रक्त केशिकाएं हैं उनके बीच में संयोजी उत्तक के रूप में यहाँ पे बहुत सारी मेजेंजियम कोशिकाएं जो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है वह मौजूद होती हैं। वह एक तरह से इस तरह की संरचना रखती हैं, आप देख सकते हैं ये जैसे कोशिका की मुख्य बॉडी, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे प्रवर्ध है, प्रोडोसाइट की तरह चौड़े नहीं होते, पतले और कम होते हैं। और ये किसी तरह से एक रक्त वाहिनी को चारों ओर, एक या दो तीन रक्त वाहिनियों को चारों ओर से जकड़ सकते हैं। जब भी संकुचन होगा तो इन रक्त वाहिनियों को, केशिकाओं को आपस में सिकोड़ देंगे और रक्त के प्रवाह को आबाधित करेंगे। और इनकी जो लोकेशन है एफरेंट आर्टेरियोल के चारों तरफ होती है, जिसके कारण ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नियंत्रित करते हैं। कैसे करते हैं फिर से देखते हैं आप। मेजेंजियम जो है विशेष प्रकार की कोशिका मेजेंजियल सेल्स या लेसिस सेल के द्वारा बना होता है। इसके साथ साथ मेजेंजियल मैट्रिक्स होती है और ये अपने प्रवर्तन द्वारा विभिन्न रक्त केशिकाओं को, विशेषकर अभिवाही धमनियों को घेरे हुए रहती हैं और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स मायोसिन जैसे मौजूद रहते हैं। और इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन सेकंड के लिए रिसेप्टर भी होते हैं। जैसे एंजियोटेंसिन सेकंड का सिग्नल मिलेगा तो इनके अंदर उपस्थित मायोसिन लाइक प्रोटीन जो है वह सिकुड़ेंगे। सिकुड़ने से इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अभिवाही धमनियों को ये सिकोड़ने का प्रयास करेंगे। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन से किंकिंग उत्पन्न होगी, किंकिंग उत्पन्न होने से वह धमनियों को सिकोड़ देंगे और ब्लड फ्लो को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी ये प्रभावित करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजेंजियम सेल्स और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं ये कोशिकाएं। अब इस प्रकार से ग्लोमेरुलस की मेलपीजियन काय की संरचना हमारी पूरी हुई। अब हम पढ़ेंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बोमेन संपुट के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल जिसके अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित हेले नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। रेनल ट्यूब्यूल के अंदर तीन भाग हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका या समीपस्थ नलिका, हेले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और कॉर्टिकुलर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वर्टिकल क्षेत्र में उपस्थित संग्राहक नलिका का भाग। ये इनके बारे में जानकर सबसे पहले है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका की देखिए, मैंने इस डायग्राम को सांकेतिक बनाया है आपके समझने के लिए, ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है। आप देख सकते हैं इस कोशिका का आकार प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर किस तरह की होती है, स्तंभाकार उपकला भाग लेती है। एक सांकेतिक डायग्राम बनाया है, इसके ऊपर जो इसकी कैविटी है, ल्यूमेन है,
रेनल ट्यूब्यूल की, समीपस्थ नलिका की, उसकी तरफ ब्रश बॉर्डर बहुत तेज होते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। किसमें? समीपस्थ नलिका में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। और इसके अंदर लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो अधिक एनर्जी उत्पन्न करते हैं। अधिक एनर्जी क्या काम आती है? वास्तव में सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया में मदद कर रही है। सक्रिय अवशोषण किसका? मिनरल व अन्य पदार्थ जिनका सक्रिय अवशोषण होता है, तेज मात्रा में तेजी से करना होता है, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेट पहली बार आता है, तो उसमें अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ बहुत सारे काम के पदार्थ होते हैं, तो उनको तेजी से निष्क्रिय और सक्रिय दोनों विधि द्वारा अवशोषण होता है। तो निष्क्रिय तो ऑटोमेटिकली विस्तरण सांद्रता के अनुसार हो जाएगा, परंतु सक्रिय रूप से करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। इसलिए इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इनका जो मुख्य कार्य अवशोषण है, तो अवशोषण के लिए सतह एरिया बढ़ाना होता है। इसलिए इनके ऊपर माइक्रोवेलाई ब्रश बॉर्डर के अलावा, सूक्ष्मांकुर की ब्रश बॉर्डर के अलावा लेटरल फोल्डिंग पार्श्ववलन भी होते हैं। बेसल मेम्ब्रेन में भी फोल्डिंग्स पाई जाती है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है, री अब्जॉर्प्शन तेज होता है। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है? इनकी औटिकी में ये स्तंभाकार उपकला है। इनका फंक्शन क्या है? इस समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर 65% सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट और जल, 65% जो भी निकलता है 100 भाग, इसमें परानिस्पंदन में उसका 65% भाग तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज की 100% मात्रा सक्रिय रूप से सोडियम ग्लूकोज पंप द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और अमीनो अम्ल भी 100% अवशोषित कर ली जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम है, ये तो अवशोषण की बात होगी। उत्स्रवण, सिक्रेशन। सिक्रेशन में यहाँ पर हाइड्रोजन आयन यानी एसिड का स्रावण होता है, ऑर्गेनिक एसिड का स्रावण होता है। यहाँ ध्यान दें, H+ आयन का स्रावण सेकेंड डिग्री एक्टिव मेथड के द्वारा होता है। सक्रिय अवशोषण की जो दो विधियां होती है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री में तो डायरेक्ट ही एनर्जी एटीपी का उपयोग किया जाता है, जबकि 2 डिग्री के अंदर कैसे यूज किया जाता है? एक पदार्थ सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है विस्तृत, तो उस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग दूसरे किसी अन्य आयन को या पदार्थ को सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ले जाने में मदद देते हैं। इसका यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। 2 डिग्री एक्टिव में दो पदार्थ एक साथ मूवमेंट करते हैं, एक विस्तरण की सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता था, इसके कारण सांद्रता प्रवणता के अनुसार विस्तरण होने से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए दूसरा वो पदार्थ जो सांद्रता प्रवणता के विपरीत मूवमेंट कराया जाता है, वह इम्पोर्टेंट है। यानी हाइड्रोजन आयन का, ये यहाँ का विषय नहीं है, किसी और टॉपिक में आप समझ सकते हैं, या नेट पे सर्च करके देखें, या अलग से मेरे को पूछें। ऑर्गेनिक एसिड भी इसी तरह से। इसके अलावा अमोनिया, ड्रग्स, जो आप दवाएं लेते हो, एंटीबायोटिक्स लेते हो, उनका भी यहाँ पे समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर श्रवण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग्स का श्रवण नेफ्रॉन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होता है। कोई पदार्थ टॉक्सिक है, उसका भी अवशोषण, इसी उत्सर्जन, श्रवण इसी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट जो भाग है हेनले लूप। हेनले लूप का मैंने पहले ही बताया, दो भुजाएं होती हैं, आरोही, अवरोही। अवरोही जो पहले उतरती है फिर ऊपर चढ़ती है, वो आरोही। अवरोही भुजा जो है, जो नीचे की ओर आती है, वह शल की उपकला, प्याज की छिल्ली कैसे पतली होती है, उसी तरह से बहुत ही चपटी और पतली कोशिकाओं की भित्ति से बना होता है। जबकि आरोही भुजा है, उसके दो भाग हैं, आप डायग्राम से देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप देख सकते हैं इसको, ये पतली भुजा, ये पतली, और ये आरोही की जो मोटी भुजा, और ये पतली है। अवरोही पूरी की पूरी पतली है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पतली जो भुजा है, इनकी तीनों का अंतर बता रहा हूं। आरोही, अवरोही की भुजा
आरोही की पतली भुजा और थिक पार्ट, इन तीनों में क्या अंतर है? सबसे पहले उत्तक की बात करें तो अवरोही भुजा का उत्तक जो है शल की उपकला प्रकार का होता है। थिन पार्ट जो है आरोही भुजा का पतला भाग, वह भी शल की उपकला स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, जबकि थिक पार्ट है वह स्तंभाकार उपकला का होता है। दूसरा पॉइंट है, चूंकि शल की उपकला है तो इसके अंदर किसी प्रकार की ब्रश बॉर्डर, माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से पतली आरोही में भी यही बात है, माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर नहीं होता है, जबकि मोटी वाली जो आरोही भुजा है, मोटा भाग जो है, थिक पार्ट है जो ऊपर की तरफ है, दूरस्थ कुंडलित नलिका के पास होता है, वह ब्रश बॉर्डर युक्त होता है, माइक्रोविलाई युक्त होता है। और अगर फोल्डिंग की बात करें तो शल की उपकला होने के कारण इनके अंदर फोल्डिंग बहुत ही कम या नहीं होती है। थिन पार्ट के अंदर स्क्वेमस होने के कारण यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, और थिक पार्ट जो आरोही भुजा का है उसके अंदर फोल्डिंग वलन बहुत ज्यादा होता है, अर्थात सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए वलन काफी मात्रा में होता है। अवरोही भुजा के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिनिमम होते हैं, न्यूनतम, क्योंकि यहाँ पर पेसिव रूप से, निष्क्रिय रूप से जल अवशोषण किया जाता है, और जल अवशोषण यानी मूत्र से निकाला जाता है, यूरिन से पानी को निष्क्रिय रूप से निकाला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अवरोही अवरोही भुजा मेडुला की तरफ गहराई में जाती है तो वहां पर साल्ट चारों ओर ज्यादा होता है, इसलिए चूंकि इस अवरोही भुजा के चारों ओर साल्ट की मात्रा मेडुला में ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ से पानी निष्क्रिय रूप से जल निकलता रहता है, परंतु ये लवणों के लिए अपारगम्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, अवरोही भुजा लवणों के लिए अपारगम्य होती है। सोडियम क्लोराइड ये बिल्कुल ही निकल सकता है यहाँ से, जबकि जल जो है सक्रिय रूप से नहीं, निष्क्रिय रूप से इसमें से अवशोषित किया जा सकता है। जबकि आरोही भुजा की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। लवण देखिए ये जल अवशोषण के लिए नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से जो जल आरोही भुजा है ऊपर चढ़ती है, यानी जो हेनले लूप की भुजा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आरोही भुजा है, यानी इस क्षेत्र में मेड्यूला है। मेड्यूला से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मेड्यूला की सांद्रता कम होती जाती है, तो यहाँ पर अब लवण निकाले जाएंगे। देखिए जब गहराई में साल्ट ज्यादा थे तब यहाँ से पानी निकाला जा रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो वापस से पानी इसके अंदर नहीं आ जाए, इसलिए पानी के लिए अपारगमी बना दिया इसको, इसमें से साल्ट निकाले जाएंगे। आप इससे ये प्रक्रिया मदद ये प्रक्रिया मदद करती है मूत्र को अधिक सांद्रण में। जब अवरोही भुजा नीचे उतरती है तो उसमें से पहले जल निकाला जाता है, मूत्र सांद्रित हो गया। जब वापस आरोही भुजा में प्रारंभ आती है तो अब उसमें से साल्ट निकालेंगे, देखो पानी अंदर नहीं आया, और साल्ट निकाल के उसकी सांद्रता को फिर से कम किया जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, न तो जल अवशोषित हो रहा है, क्योंकि जल अवशोषित हो ही नहीं सकता, उल्टा बाहर से अंदर आएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सांद्रता ज्यादा है। और थिक पार्ट के अंदर केवल और केवल NaCl का सक्रिय अवशोषण होता है, और जबकि थिन भाग में, आरोही भुजा के थिन भाग में क्या होता है, लवण का अवशोषण निष्क्रिय रूप में होता है। तो आप इनको थंब रूल आगे में स्लाइड और आगे में वीडियो में आपको ढंग से बताऊंगा इस चीज को। अवरोही भुजा लवणों के लिए अपारगम्य, केवल जल के निष्क्रिय अवशोषण में मदद करती है, जबकि आरोही की थिन भाग है उसके अंदर लवण का निष्क्रिय रूप से अवशोषण होता है, जल अवशोषण बिल्कुल नहीं होता है, और जबकि थिक पार्ट में NaCl का सक्रिय अवशोषण होता है। इसके बाद में औतिकी के रूप में हम अध्ययन करते हैं दूरस्थ नलिका, कलेक्टिंग पर्टिकुलर ट्यूब्यूल, जंक्शनल ट्यूब्यूल, इन सब की समान संरचना है। इनकी संरचना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक स्क्वेमस सेल्स होती है जो प्रिंसिपल कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं होती हैं, और इनके ऊपर एक कोने पर इंटरकैलेटेड सेल्स होती हैं जो कि पास पास स्थित होती हैं। 1/3 कोशिकाएं इंटरकैलेटेड होती हैं, जबकि प्रिंसिपल कोशिकाएं इसके अनुप्रस्थ काट में 2/3 होती हैं। इंटरकैलेटेड कोशिकाएं का कार्य है हाइड्रोजन आयन का 1 डिग्री एक्टिव सिक्रेशन, उत्सर्जन, जबकि पोटेशियम आयन का ग्रहण किया जाता है। यानी सीधे ATP का उपयोग करते हुए अम्लीय पदार्थों का इंटरकैलेटेड सेल्स के द्वारा इस
दूरस्थ कुंडलिक नलिका में श्रावण करते हैं, साथ ही साथ पोटेशियम को ग्रहण किया जाता है। जबकि 2/3 जो सेल्स हैं, 2/3, उनका कार्य क्या है? सोडियम आयन का सक्रिय अवशोषण करना, पोटेशियम का श्रवण करना सक्रिय रूप से। ध्यान दें, इंटरकैलेटेड के उल्टा है। जहाँ इंटरकैलेटेड सेल्स जो है पोटेशियम के अपटेक ग्रहण को करती है, यहाँ पर पोटेशियम के श्रवण को सक्रिय रूप से संपन्न कराया जाता है। और इन प्रक्रिया में संतुलन जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन से प्रभावित होता है। कैसे क्या होता है आगे बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन का श्रवण प्रॉक्सिमल समीपस्थ कुंडलिक नलिका में सक्रिय रूप से 2 डिग्री एक्टिव रूप से होता था, जबकि दूरस्थ कुंडलिक नलिका में एटीपी के उपयोग से सीधे ही सक्रिय रूप से सिक्रेशन किया जाता है। 2 डिग्री एक्टिव पहले ही बता दिया था, डायरेक्ट एटीपी का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि एक प्रकार के पदार्थ को सांद्रता प्रवणता के अनुसार विकसित करवाते हैं। तो इस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा का उपयोग करके दूसरे पदार्थ के प्रकार को सांद्रता प्रवणता के विपरीत यानी मूवमेंट करने में मदद की जाती है। यानी एक प्रकार के पदार्थ को सांद्रता प्रवणता के अंदर भेज रहे हैं, उससे रिलीज एनर्जी को 2 डिग्री एक्टिव में दूसरे पदार्थ को सांद्रता प्रवणता के विपरीत ले जाने में उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से यह औतिकी का मैटर क्लियर हो गया। यहाँ पर स्क्वेमस कौन कौन सी हैं, प्रत्येक टिश्यू कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मैंने आपको ढंग से बताया। धन्यवाद। आप अच्छे से समझें, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मेरे YouTube के वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।